बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीतिक दल पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आज का मतदाता जागरूक है, बहुत सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करना चाहता है। प्रत्येक राजनीतिक दल के टिकट के दावेदारों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। उन्हीं लंबी लाइनों में से कुछ गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से ऐसे चर्चित चेहरे हैं जिनका हम आपसे परिचय करवाना चाहते हैं। हमारे साथ है गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से मुकेश शर्मा जी, जो भाजपा के कद्दावर नेता भी हैं। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सबसे पहले आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताइए, निजी जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। मैं भारतीय जनता पार्टी में, मुझसे पहले मेरे फादर साहब थे जी। वो उस टाइम ग्रामीण क्षेत्र था, तो मेरे फादर साहब ग्रामीण क्षेत्र के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते। और फिर मैं 2004 में भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन करी और मैंने जो सक्रिय राजनीतिक होती है उसमें हिस्सा लिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सपोर्ट सेल का पूरा हरियाणा प्रदेश का संयोजक बनाया। आज मेरे पास वर्तमान में जो मेरे पास जिम्मेवारी है वो मैं खेल प्रकोष्ठ का सह संयोजक हूं हरियाणा प्रदेश का। इसी माहौल से हम सब लोग चले हुए हैं। और गुड़गांव विधानसभा में मैं रेगुलर, क्योंकि मैं 2 बार चुनाव भी लड़ चुका हूं विधानसभा का। हरियाणा का सबसे छोटा कैंडिडेट था जब मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। और अब मैं गुड़गांव विधानसभा से अपनी तैयारी में जुटा हुआ हूं। और भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं 10 बजे सीट जीत के भी दे दूंगा। मुकेश जी, राजनीति क्या केवल राज करने की नीति है? राजनीति को आप किस तरह से परिभाषित करना चाहेंगे? राजनीति एक सेवा का माध्यम है जी। और मैं राजनीतिक में आया तो मैं सेवा करने के लिए आया हूं जी। मेरे को शुरू से ही आदत है मेरी कि मैं हमेशा सेवा करता हूं। अपने निजी कोष से मैं बहुत खर्चा करता हूं। अभी मैंने कम से कम 12 लाख कुछ लोगों को खाटू श्याम बाबा की यात्रा कराई है। उसमें उनके बस फ्री, उनका भोजन फ्री। उसके बाद में गुड़गांव के जो बेटियां हैं, जो गरीब बेटियां थी, मुझे लगता था इनकी शादी में मेरे को मदद करनी चाहिए। 11,000 कुछ बेटियों की मैं मदद कर चुका हूं उनकी शादियों में। किसी की मैं फर्नीचर दिया, किसी में कैश दिया, किसी में भोजन कराया। ऐसे करके मैं सामाजिक जो भी कार्य होता है उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं। शर्मा जी, आप गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। यहाँ इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपने इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जाना है। आपको टिकट मिलती है तो सबसे पहले ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको दूर करना चाहेंगे? क्योंकि आज का युवा रोजगार चाहता है, स्वावलंबन चाहता है। आज की महिलाएं हैं जो वो रोजगार चाहती हैं, परिवार में अपना सहायता देना चाहती हैं, अपनी सहायता देना चाहती हैं। जो कन्याएं हैं वो भी खड़े होना चाहती हैं, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हैं। तो इस विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे? जो आप टिकट मिलते ही सबसे पहले मेरी ये रहेगा कि मैं अपनी क्षेत्र की जनता के लिए मुझे ये करना है। अभी आपने मेरे को रोजगार के बारे में बात की युवा साथियों के लिए। अभी मैंने अपने यहाँ पर कैंप लगाया था, रोजगार मेला। 7,500 बच्चों को मैंने उसमें जॉब दिलाई है। 1 लाख के करीब बच्चे आए थे। सबको जिसकी जैसे एजुकेशन के हिसाब से, जिसने जो डिग्री थी, जिसके पास कोई इंजीनियर था तो उसको इंजीनियर लगवाया, जो हमें लगता था कोई वेल्डर है उसको वेल्डर को लगवाया। जिस कंपनी में, जैसे आईटी कंपनी हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो बहुत से बच्चों को आईटी कंपनी में मैंने लगवाया। तो 7,500 के करीब हमने जॉब दिलाई। और जो आप विजन पूछना चाहते हो, हम अपने क्षेत्र में आते ही सबसे पहले कार्य क्या करेंगे? हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ आयुक्त डिपो है 900 मीटर पे। जो इस एरिया में आगे चलोगे आप तो यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है 900 मीटर की। वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी। आयुक्त डिपो पहले था, वो तो जब पॉपुलेशन ज्यादा हुई तो वहां पर मूलभूत सुविधा नहीं मिलती, जैसे बिजली, पानी, रोड, सिविल। हम चाहते हैं कि उन लोगों को मूलभूत सुविधा मिले और आयुक्त डिपो यहाँ से शिफ्ट हो। और आयुक्त डिपो जैसे शिफ्ट होता है यहाँ से, तो रेवाड़ी में एम्स आ गया, झज्जर में एम्स आ गया, तो गुड़गांव जैसे शहर में पीजीआई आना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान का कोई भी प्रांत ऐसा नहीं होगा जिसके नागरिक गुड़गांव में न रहते हो। और अब तो मैं जिले की चैलेंज कर सकता हूं, कोई जिला ऐसा ना होगा पूरे भारतवर्ष में जिसके नागरिक गुड़गांव में ना रहते हो। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बेटा यहां पर आके टाउनशिप काट सकता है, तो गुड़गांव तो आज एक मिलियन सिटी है, एक हाईटेक सिटी है। और उसके बावजूद भी हमें जब स्वास्थ्य की बात आती है तो हम सबसे पीछे हैं। अभी मुझसे एक मीडिया वालों ने भी मुझसे सवाल किया था कि भाई साहब सरकारी हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताओ। मैंने कहा मैं सरकारी हॉस्पिटल नहीं चाहता, मैं तो गुड़गांव जैसे शहर में पीजीआई होना चाहिए।
ये मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि मैं बनते ही मैं अपनी विधानसभा में सबसे पहला जो अपना वक्तव्य रखूं तो सबसे पहला ही मैं पीजीआई के बारे में बोलूं कि इस क्षेत्र में जरूरत है। आज आपने गुड़गांव में घूम के देख रहे हो, गुड़गांव जैसे शहर में हमारा बस स्टैंड जो गुड़गांव का है वो आज से 50 साल 100 साल पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा है। हमें ये लगता है कि गुड़गांव जैसे शहर में जब उतरे आज भी बस स्टैंड पे तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में कोई बहुत अच्छा बस स्टैंड बना है, उसमें वाईफाई हो, उसमें रेस्ट करने की सुविधा हो, उसमें जब बसें आए तो लगे कि वास्तव में यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है, मतलब हाईटेक होना चाहिए बस अड्डा, कि हमें लगे कि ये हमारी से पूर्ण होना चाहिए। हाँ, हमारी योजना है ये सब लोग। जब अच्छी सुविधा होगी तो लोग बैठ नहीं सकते ना। अब हमारे यहाँ पर गुड़गांव जैसे शहर में हमारे से अच्छा तो मेवात का बस स्टैंड है, लेकिन हम ये चाहते कि वो अच्छा बने। अच्छा बनेगा तो उसमें हमारी भी भागीदारी रहेगी कि हम चाहेंगे हम विधायक बने तो ये कार्य हम सब लोग करें। तीसरी हमारी योजना जो आप सबके बीच में, हमारे यहाँ एक सेक्टर 5 का ग्राउंड है, उस सेक्टर 5 के ग्राउंड में एक इंडोर स्टेडियम बने कि बच्चे अब गलियों में क्या खेलेंगे बच्चे, छोटी छोटी गलियों में बच्चा क्या खेल सकता है। हम चाहते हैं इंडोर स्टेडियम बने, कोई बैडमिंटन खेले, कोई वॉलीबॉल खेले, कोई लॉन टेनिस खेले, उसके अंदर ही सारी गेमों की सुविधा हो, रेसलिंग हो, कबड्डी हो, उसकी हो। ऐसे करके हम सोच रहे कि ऐसी एक ऐसा स्टेडियम बने जो इंडोर स्टेडियम हो। वो हमारे यहाँ जनाबी है, हुड्डा का ग्राउंड है बहुत बड़ा 5-6 एकड़ का। महिलाओं के लिए हमने स्पेशल किया, अभी हमने सिलाई सेंटर शुरू किया है अपने निजी कोष से। बहनों को लगता है कि सबसे पहले आत्मनिर्भर वाली बात है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको रोजगार मिलना चाहिए। अगर जो बहनें सिलाई जानती हैं तो हमें लगता है कि वो अपना खुद का कार्य कर सकती है। अगर जो वो ब्यूटी पार्लर का कोई कोर्स जानती है तो वो कुछ ना कुछ कर सकती है। तो ऐसी योजनाओं के साथ हमने लगा कि अभी हम पहले सिलाई सेंटर शुरू किए। आने वाले भविष्य में हम सोच रहे हैं कि हम ब्यूटी पार्लर का भी एक ऐसा कोर्स शुरुआत कराएं कि बहनों को, और फिर उसके बाद उसकी व्यवस्था भी करें। कई बार बहनें सीख लेती है लेकिन क्या होता है कि वो जल्द पैसों के लिए वो अपना कार्य शुरू नहीं कर पाती, तो हम अपने निजी कोष से देंगे और उनका ये कार्य भी जल्दी से जल्दी शुरू कराएंगे। हमारे यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में एक्सपोर्ट का काम बहुत ज्यादा है, तो हमारे जो थैले भी हैं बन के आते हैं, वो थैले भी हम यही प्रयास करते हैं कि भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाना है, तो हम उन थैलों को भी बहनों को दें काम वो, और वो उनको काम मिलेगा तो हमारे लिए थैला भी बनाएंगी, उनको भी पैसे का एक व्यवस्था बनेगी। ऐसी छोटी छोटी विषय पे हम सब लोग अभी आने वाली 7 तारीख को हम अपने एरिया में तीज उत्सव बना रहे हैं। तीज उत्सव पे तो हम जितनी भी बहनें पार्लर वाली है उनसे हम कॉन्टेक्ट में हैं, उनके वहां पर जो भी मेहंदी लगेगी उनका जिस बहन को फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो उससे उनको भी काम मिलेगा और बहनों को भी लगेगा कि कोई भाई उसके साथ खड़ा है। ऐसी योजनाओं के साथ हम बहनों के साथ चले। और अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक काम चलाया लखपति दीदी वाला, जो आज की डेट में पहले पुरुषों के नाम कोई भी प्लॉट हुआ, कोई लैंड हुई, वो पुरुषों के नाम होती थी। अब सरकार की तरफ से जो योजना मिलेगा, जो प्लॉट मिलेंगे, वो लखपति दीदी इसलिए भी बनाई गई है क्योंकि वो प्लॉट भी उनके नाम होगा। एक ड्रोन से खेती के बारे में बहुत मेरा तो सारा शहरी इलाका है, इसमें तो ऐसा कोई काम ही नहीं है, लेकिन आउटर हरियाणा में हाँ मनोबल भी बढ़ेगा और एक रोजगार भी मिलता है। और जो हम सोचते हैं कि रोजगार इतना बड़ा विकसित हरियाणा में, तो हम चाहते हैं कि कोई भी बहनें ये ना कह पाए कि हमें काम ना मिला। दर्शकों, मुकेश जी के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। जहां लोकसभा चुनाव 2024 के बाद कांग्रेस पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब बहुत सजग है। ऐसे उम्मीदवार को वो पार्टी टिकट देगी जो जीत के साथ उनके सिर पे ताज सजाने की सामर्थ्य रखता है। हमें मुकेश शर्मा जी से बात करके बहुत अच्छा लगा और हम ये मंगल कामना करते हैं कि आप विजय रहें। और दर्शकों, हम फिर आपसे बहुत जल्द मिलते हैं सत्ता के दावेदार अपने प्रोग्राम में टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल के साथ। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव 2024 के रण में जहां विभिन्न राजनीतिक दलों ने एक और अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है, वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट के दावेदारों ने भी ताल ठोकनी शुरू कर दी है।
सत्ता के दावेदार प्रोग्राम के माध्यम से हमारे ये उद्देश्य है कि हम विभिन्न टिकट के दावेदारों से आपको रूबरू करवाएं। हमारे साथ हैं सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से सुभाष चंद्र बंसल जी। बंसल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बंसल जी, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपने निजी जीवन के बारे में। हमारा परिवार शुरू से ही सामाजिक परिवार है जी लोगों की सेवा करता आया है। जी कोई कभी किसी काम के लिए आया तो उसका काम करने की कोशिश की है, जी उसकी मदद की है, उसके साथ कहीं जाना पड़ा तो जाके काम कराया। तो शुरू से ही मतलब कि अपनी सामाजिकता के हिसाब से लोग जुड़े हुए बहुत पुराने। मतलब मेरे टाइम से भी, मेरे फादर के टाइम से भी, हमारे दादाजी भी पुराने टाइम में गांव के सरपंच हुआ करते थे। तो उसी हिसाब से ना लोग दुख सुख में खड़े होते हैं सबके। कोई कभी याद करे वहां खड़े मिलते हैं मैडम, दुख में भी सुख में भी, 24 घंटे आदमी के लिए तैयार है। रही राजनीति की बात मैडम, राजनीति में 2005 में मेरी मदर, जब उस टाइम नगर पालिका थी, अब नगर परिषद हो गई है। 2005 से 2010 तक पार्षद रही है। 2009 में वाइस चेयरमैन रही है। उस टाइम चेयरमैन रिजर्व थी SC, तो हम जनरल से। तो माता जी 2009 में वाइस चेयरमैन भी रही है। तो राजनीति की बात यह है मैडम, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं बहुत पुराना। 2014 में पार्टी ने जो जिम्मेवारी लगाई उसमें बहुत मजबूती से काम किया राविंदर जी के साथ। 2014 में तेजपाल जी को टिकट दी, हमें नहीं मिली, कोई बात नहीं, हमें पार्टी का काम करना था, हमने बहुत मजबूती से काम किया, उनको जिता के भेजा। 2014 में हमारे यहाँ से हमारे मिलने वाले चौधरी धर्मवीर सांसद है भिवानी महेंद्रगढ़ से, उनके वहां जाके काम किया मैंने लगातार 5-6 दिन 2014 में। 2019 में भी वहां काम किया था। यहाँ तो बहुत मजबूती से काम किया मैंने राविंदर जी के साथ। 2019 में भी टिकट मांगी, हमें टिकट नहीं दी पार्टी ने, कोई बात नहीं, तो संजय सिंह को टिकट दे दी। उसकी मदद पूरी करी जितनी हो सके अपनी ताकत से वहां। और 2024 में भी जी अब देखो राविंदर जी के साथ बहुत मजबूती से काम किया। राव साहब को पता है, लोगों ने भी देखा है, हल्का ने भी देखा, क्षेत्र भी देख रहा है। अभी पीछे चुनाव हुए नगर परिषद के चेयरमैन के, उसमें चेयरमैन के साथ बहुत मजबूती से उनको जिता के भेजा। तो पार्टी ने जहां जहां जिम्मेवारी दी है ना मैडम, हम वहां खड़े रहे। रही बात ये जी मैडम, अब के इधर हमारा विधानसभा जो क्षेत्र है ना जी, इसमें ना अभी तक कोई हमारा स्थानीय निवासी को टिकट नहीं दी गई है पार्टी। आपके लोग इतने उत्सुक हैं अपने आदमी के लिए, भाई विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय आदमी को टिकट मिले, चाहे सोना के आदमी को मिले, ताड़ू को मिले, या किसी गांव के को मिले, पार्टी स्थानीय आदमी को टिकट दे। ये बाहर के आते हैं जी, लोग साथ लग जाते हैं, पार्टी के साथ हमें भी लगना पड़ता है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये काम नहीं करते जी। सरकार ने काम खूब कर रही है, लेकिन ये प्रतिनिधि जब कुछ आ गए प्रपोजल बना कर ना ले जाएंगे, एस्टीमेट बना कर ना ले जाएंगे, तो अफसर कैसे काम करेंगे। बंसल जी, अभी आपने राजनीतिक भागीदारी के बारे में बताया। अब जनता, आज का जो मतदाता है वो बहुत जागरूक है, सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करता है। आप ये बताइए कि सोहना विधानसभा क्षेत्र से आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। बिल्कुल टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में सामाजिक स्तर पर लोगों से जुड़े रहने के लिए लोगों को आपने कितना जाना, क्या क्या कार्य किए हैं सामाजिक स्तर पर आपने सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र के लिए? मैडम देखो जी, एक तो ना मैं पानी की सप्लाई, पानी के टैंकर मेरे 24 घंटे अवेलेबल है जी। मेरे 5-6 गाड़ी है टैंकर पानी की। तो दूध के टैंकर मेरा दूध का काम है, बाकी वो 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। साल में, 1.5 साल में, 2 साल में जैसे कोई मौका लग जाए, एक आध गरीब कन्या की शादी कर देता हूँ। सामाजिक मूल रूप से आपने यहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं ऐसे देखी हैं कि आप सत्ता में आते हैं तो आप उन समस्याओं को दूर करना चाहिए? मैडम समस्या में बहुत क्षेत्र है, की जो आपने विशेष रूप से देखी, बहुत समस्या, क्या क्या होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो मैडम जैसे बरसात का टाइम है जी, यहाँ ना 1 घंटा बरसात हो जाए, शहर में सारे में पानी खड़ा हो जाता, निकासी ही नहीं है। अरे ना ध्यान देते नहीं है, जब बाहर के ना क्या लेना, बात तो ये जब तक क्षेत्र का, मतलब मैं सोना शहर का ना पूरे क्षेत्र का विकास ही जब ये होगा कि जब कोई लोकल आदमी को टिकट दी जाएगी, वो है जमीनी स्तर पर वो उनकी समस्याओं को बस समस्या तो मैडम यहाँ इतनी है। अब
जी। स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, इतने बच्चे हैं उसमें, स्कूल छोटा है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर है, वो उपलब्ध करवाने हैं। बस मैडम बस कुछ नहीं कर रही जी, ये तो ना आए चलेगी बस। लोग पार्टी के साथ हैं, लेकिन क्या करें जी, जैसा भी टिकट तो मांग रहे हैं, मजबूती से कोई दिक्कत ना है। और हमारा हक भी बढ़ता है, हमने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और बाकी अब देखो पार्टी क्या करती है। बंसल जी, आप सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से अपनी टिकट की दावेदारी को किस रूप में देखते हैं, कितना प्रबल मानते हैं? देखो जी, जो यहाँ पे टिकट मांग रहे हैं स्थानीय, उनमें सबसे मजबूत कार्यकर्ता मैं हूं जी। पार्टी का काम कर रहा हूं बराबर 11 साल से, 2013 में पार्टी से बराबर काम कर रहा हूं जी। टिकट तो आज लोग पता ना कहां के आगे मांग रहे हैं, लेकिन स्थानीयों में मैं मजबूत हूं, सबसे मजबूत प्रबल दावेदार। और बाकी पार्टियां देखो क्या करती है, किसको टिकट देती है। बंसल जी, ये प्रश्न जरूर पूछूंगा, और जनता के मन में भी है ये प्रश्न, सब जानना भी चाहते हैं, क्योंकि जनता के बीच में आपकी पहचान है। आप जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को जानते भी हैं, दूर करने का प्रयास भी करते हैं अपने स्तर पर। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, तो क्या आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं देगी मैडम पार्टी टिकट? जी। पार्टी टिकट देगी, क्यों नहीं? जी। मेरे से पुराना वर्कर कौन है जो टिकट मांग रहे हैं आज टिकट? जी। मेरे से मजबूत कार्यकर्ता कोई है ही नहीं। मैं पार्टी के लिए 24 घंटा खड़े रहते हैं, तो पार्टी हमें टिकट देगी, और किसको देगी टिकट? हम पे भरोसा जताएगी, भरोसा करेगी जी, और क्या, और कोई बाहर के पूरी टिकट देगी। और अब के लोगों की डिमांड ये है जी, स्थानीय में टिकट मिले, सीधी सी बात ये है। और स्थानीय में हम ही आते हैं, और कोई है नहीं स्थानीय में। चलिए बंसल जी, हम ये भी कामना करते हैं कि आपके विश्वास की जीत हो। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से सुभाष चंद्र बंसल जी को। आप हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में बने रहिएगा। हम फिर जल्द मिलते हैं सत्ता के एक नए दावेदार के साथ अपने स्पेशल शो में, टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल। धन्यवाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोकनी शुरू कर दी है। हमारे साथ है ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार पंडित राजेंद्र शर्मा जी। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। शर्मा जी, हमारे सभी दर्शक भी जानना चाहते हैं, आप अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। ऐसा है, मेरा जन्म 20/11/1962 को हुआ जी। मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरा बर्थ प्लेस नरवाना है। 79 में मैं फरीदाबाद आया, और मैंने यहाँ एक कंपनी में जॉब की। उसके बाद 1987 में अपना मैंने बिजनेस सेटअप किया। आज उस बिजनेस को मेरे बच्चे देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। और 2001 के अंदर मैं समाज सेवा में आया। पहली पार्टी मैंने ज्वाइन की जिसका नाम था बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी में नियर अबाउट में 2001 से लेकर 2014 तक रहा। उसमें एज ए जनरल सेक्रेटरी हरियाणा में मैंने काम किया। एज ए प्रभारी हिमाचल प्रदेश में काम किया। एज ए स्टार प्रचारक राजस्थान में काम किया, और हरियाणा का फिर मैं प्रभारी बनाया गया। राजस्थान में मेरे टाइम में 6 कैंडिडेट जीत कर आए। 2014 में मेरा संपर्क डॉक्टर अशोक तोमर से हुआ। उन्होंने मुझे कांग्रेस में शामिल कराया, और मेरे रिज्यूम के मुताबिक उन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी हरियाणा का बना दिया। उनके साथ लगभग मैंने 9 साल तक काम किया। उसके बाद हम सारे इकट्ठे होकर आम आदमी पार्टी में काम करने लगे। आज मैं करीब 4 अप्रैल 2021 को मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, और जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, सबसे पहले मुझे लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। मैंने उसमें अच्छा काम किया। पार्टी ने प्रमोट करके अब मुझे हरियाणा का संगठन मंत्री बना दिया। मैं पूरे हरियाणा में काम कर रहा हूं।
जो पार्टी के आदेश हैं उनको ग्राउंड उतारने का काम करता हूं और पार्टी में मैं एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह, अच्छी सिपाही की तरह काम करता हूं। शर्मा जी, आपको राजनीति का अच्छा अनुभव रहा है, जैसा अभी आपने बताया। बहुत आपने कई संघर्षों को भी देखा हुआ, बहुत सी उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, अनुभव भी रहे होंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि आप हरियाणा में आम आदमी पार्टी के भविष्य को किस रूप में देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक विकल्प है जी। लोगों ने कांग्रेस पार्टी को भी यहां शासन दिया है। लोगों की स्थिति जो जस की तस है जी। हरियाणा वासियों की, और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी भी यहां राज कर रही है। हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है जिसका कोई हिसाब किताब हम लगा नहीं सकते। हरियाणा की आबादी 2,66,00,000 के करीब है और यहां 15 लाख युवक बेरोजगार हैं। हम फरीदाबाद के अंदर बैठे हैं। फरीदाबाद में कोई भी मद्र उद्योग नहीं है जिसकी वजह से आजकल के युवाओं को रोजगार दिया जा सके। जो खास करके एक मद्र उद्योग था यहां, मारुति उद्योग, वो भी गुजरात में चला गया है। यहां सिर्फ एक इंजन पार्ट्स उसका बनता है, बाकी कोई पार्ट्स नहीं है। ये भी हरियाणा के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जो केजरीवाल जी की नीति है, आम आदमी पार्टी की नीति है, वो दूसरी पार्टियों से थोड़ा सा भिन्न है। जब हम देखना चाहते हैं, जैसे हमने 5 गारंटी पहले पंजाब को दी थी। हमने कहा था हर एक व्यक्ति को हम 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे पंजाब में। आज आम आदमी पार्टी ग्राउंड के ऊपर वो काम कर रही है। दूसरी, हमने जो गारंटी दी थी केजरीवाल जी ने, पंजाब के अंदर हम जितने भी लोग आज बेरोजगारी को छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं, खास करके जी, हमारा शासन में वो लोग बाहर जाने से रुकेंगे। हमने वहां 12 लाख के करीब प्राइवेट रोजगार दिए हैं और 45,000 के करीब हमने वह सरकारी नौकरियां दी है कि भगवंत मान जी ने। लोगों में उत्साह है जी। लोग आम आदमी पार्टी को देखना चाहते हैं। उसके साथ साथ आज तक किसी ने भी नहीं सोचा जो हमारी बहनें हैं, हमारी मातृशक्ति है, उसके लिए हमने 1,000 रुपए समान राशि की बात की है। पंजाब में वो लागू हो चुकी है, दिल्ली में भी लागू हो चुकी है। हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी तो यहां देने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ 24 घंटे बिजली की बात मैंने की, शिक्षा की मैंने बात की। आज शिक्षा का सत्र इतना महंगा हो चुका है, गरीब घर का बच्चा उसको पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं, खास करके हरियाणा के अंदर, सारे जर्जर हालत में हैं। और यदि स्कूलों की आप फोटो लेके आओ तो किसी स्कूल में बल्ब नहीं है, किसी में पंखा नहीं है, किसी में टीचर नहीं है, किसी में बच्चे नहीं है। बहुत बुरा हाल है। हमने इस मिशन को चलाने का काम किया था और मिशन चला के हमने स्टार्ट भी किया था। ये हरियाणा के काफी स्कूलों के हम फोटो से लेकर आए थे, मास्टरों से मिलकर भी आए थे। ये हालात हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। जी बिल्कुल। लेकिन यह दिल्ली में भी ऐसा ही था। केजरीवाल जी जैसे शासन में आए, उन्होंने सरकारी स्कूलों को ठीक करने का काम किया और जो खास करके निगम के स्कूल थे जो, वो भी अब ठीक हो रहे हैं। दिल्ली के निगम में हमारी सत्ता है वहां। तो वहां जो भी बच्चे, अब नीट परीक्षा हुई, उस नीट परीक्षा के अंदर तो सबसे ज्यादा अंक लेकर हमारे दिल्ली स्कूल के बच्चे आए हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं। ये जो जिसके वर्ल्ड लेवल जिसको हम बोलते हैं, वर्ल्ड लेवल शिक्षा का यदि कोई प्रावधान किया है, पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल केजरीवाल जी ने किया है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। ट्रंप की धर्मपत्नी केजरीवाल जी का नाम सुनकर उन्होंने स्कूल बहुत अच्छे किए हैं। अमेरिका से चलकर दिल्ली आई। भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह करने की बहुत कोशिश की, परंतु ट्रंप की बीवी ने कहा मैं अगर देखूंगी तो केजरीवाल के स्कूल देखूंगी। और दिल्ली में आकर उन्होंने स्कूल देखने का, जब स्कूल को देखा, उन्होंने सराहना जाकर अमेरिका के अंदर की। पहले लोग अमेरिका की बात करते थे एजुकेशन के अंदर, लेकिन आज अमेरिका वाले इंडिया की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। शर्मा जी, अभी आपने बताया कि बहुत से काम किए हैं आम आदमी पार्टी ने, प्रशंसनीय है। महिलाओं के लिए आप रोजगार की बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो आपने अभी ये कहा कि बिजली फ्री में कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो कि उनको स्वावलंबी बनाया जाए, उनको रोजगार उपलब्ध करवाए जाए, किसी भी तरह की कोई निष्क्रियता उनके मन में ना आए,
कि हाँ बिजली तो हमें फ्री मिल रही है, हमें तो इस दिशा में कदम ही नहीं उठाना। मैं आपको बताना चाहूंगा, जी बिल्कुल। जहां बिजली की बात आपने रखी है, जी आज जो हमारे मंत्री हैं 4000 यूनिट तक फ्री लेते हैं। जी आपको शायद इस बात का पता है, नहीं पता, मुझे तो पता नहीं। जी बिल्कुल। और सरकारी खजानों का काफी नुकसान होता है। हम्म, हमने जो 300 यूनिट बिजली फ्री की है, जी उस गरीब व्यक्ति की है जो बिजली का बिल भरने में सक्षम नहीं है, हम्म, जो बिजली का बिल नहीं दे सकता। और उसके साथ क्या होता है, बिजली चोरी करने को भी चलता है। बिजली डिपार्टमेंट के कुछ साथी उसको 1 लाख या 50,000 रुपये पेनल्टी लगाने का काम करते हैं। हमारे एक हरियाणा के अंदर ऐसा हुआ था, एक किसान ने अपनी तार चोरी कर ली थी, छोटा सा बल्ब लगा लिया था, उसने ट्रेन के नीचे जाकर अपनी जान देनी पड़ी, सिर्फ 1 लाख रुपए जुर्माना के चक्कर में। अभी 75 साल में हम अपने देश को विकसित नहीं कर पाए, और आज तक 75 साल के बाद भी हमारे गरीब आदमी ऐसे हैं जिनको जो बिजली के बिल भरने में सक्षम नहीं है। तो केजरीवाल जी ने जो ये सोच अपनाई है, ये देश के विकास के लिए अपनाई है। हमने दिल्ली में बिजली 200 यूनिट फ्री करी है। दिल्ली प्रदेश आज भी हमारा कई हजार करोड़ के प्रॉफिट में है। और पंजाब के अंदर हमने बिजली माफ की है। पंजाब में हमने 55 लाख हजार करोड़ का खर्चा उतारा है वहां भगवंत मान जी ने। जी हम पंजाब में भी हमने बेनिफिट दिया लोगों को, दिल्ली में भी बेनिफिट दिए हैं। आदमी की, व्यक्ति की नीयत और नीति साफ हो, ईमानदारी से जो व्यक्ति राजनीति करेगा इस देश को विकसित वही कर सकता है। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा से पंडित राजेंद्र शर्मा जी को। जल्दी हम फिर मुलाकात करते हैं अपने एक नई सत्ता के दावेदार के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए हमारे टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल में।